तो बेसिकली अब अपन थ्रोम्बोसिस की लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। इसके साथ अपना तीसरा हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर थ्रोम्बोसिस कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि जो अपन थर्ड पार्ट बनाएंगे वो पूरा क्लिनिकल पार्ट बनाएंगे, तो ये पूरा पार्ट क्लिनिकल है, अच्छे से देखिएगा। अगर अपन बात करें थ्रोम्बस की तो बेसिकली 3 तरह के थ्रोम्बस होते हैं। कुछ थ्रोम्बस होते हैं जिनको बोलते हैं म्यूरल थ्रोम्बस। ठीक है, क्या बोलते हैं इन थ्रोम्बस को? म्यूरल थ्रोम्बस। तो बेसिकली ये वो थ्रोम्बस होते हैं जो वेसल को कम्प्लीटली ऑक्लूड नहीं करें। मान लीजिए ये जो थ्रोम्बस है ये कम्प्लीटली ऑक्लूड नहीं कर रहा है वेसल को, ब्लड फ्लो यहाँ से हो सकता है, तो ये होता है म्यूरल थ्रोम्बस। कहाँ पे देखने को मिलता है म्यूरल थ्रोम्बस? तो म्यूरल थ्रोम्बस 2 जगह देखने को मिलता है, हार्ट में और दूसरी जगह देखने को मिलता है एओर्टिक ल्यूमेन में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हार्ट में कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हार्ट की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे जब एबनॉर्मल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का वो एबनॉर्मल है। किन किन कंडीशंस में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है? तो पहली कंडीशन होती है अपनी अरिथमियाज। तो अरिथमियाज में थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ठीक है, कौन से टाइप की थ्रोम्बोसिस होगी? वो म्यूरल टाइप की। दूसरी कौन सी डिजीज़ है? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बेसिकली इसमें भी क्या देखने को मिलता है आपको? इसमें भी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का। ठीक है, वेंट्रिकुलर का एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इसमें भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। हार्ट में दूसरी कंडीशन होती है एंडोकार्डियल इंजरी। ठीक है, बेसिकली एंडोकार्डियल की इंजरी। कौन कौन सी कंडीशन होती है इसकी? तो इसमें एक कंडीशन होती है मायोकार्डाइटिस। तो बेसिकली मायोकार्डाइटिस में या फिर कोई कैथेटर इंट्रोड्यूस करते वक्त, तो इस समय भी एंडोकार्डियल की इंजरी हो सकती है। एंडोकार्डियम इंजरी के कारण क्या होता है? एंडोकार्डियम इंजरी के कारण थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो बेसिकली ये तो थे हार्ट के कार्डियक थ्रोम्बोसिस के कॉज। एओर्टिक ल्यूमेन के थ्रोम्बोसिस की बात करें अगर अपन, एओर्टिक ल्यूमेन, तो इसमें भी 2 इंपॉर्टेंट केस है। पहला केस तो बहुत सिंपल है, अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। ठीक है, अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, इसमें भी थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है। ये याद रखना, इन सब में थ्रोम्बोसिस जो देखने को मिल रही है वो म्यूरल थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रही है। मतलब कोई अल्सरेटेड प्लेग है, एथेरोस्क्लेरोटिक अल्सरेटेड प्लेग है, तो वो म्यूरल थ्रोम्बोसिस करता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरे कौन सी कंडीशन होती है एओर्टिक ल्यूमेन की? एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो, एओर्टिक एन्यूरिज्म, इसमें भी अपन को म्यूरल थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है एओर्टिक ल्यूमेन की। तो ये तो बेसिकली थे म्यूरल थ्रोम्बोसिस। म्यूरल थ्रोम्बोसिस कौन कौन से थे? तो म्यूरल थ्रोम्बोसिस थे हार्ट चैम्बर के। हार्ट चैम्बर में अपन ने 4 देखे थे, अरिथमियाज, एमआई। बेसिकली ये इन दो का क्या कारण था? एबनॉर्मल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और अपन ने क्या देखा था? एंडोकार्डियल इंजरी। एंडोकार्डियल इंजरी किस किस में देखा था अपन ने? तो मायोकार्डाइटिस और कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हुए कैथेटेरिक ट्रोमास। ठीक है, जिसके बाद हमने देखा एओर्टिक ल्यूमेन। तो एओर्टिक ल्यूमेन में अपन ने क्या क्या देखा? अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। और अपन ने क्या देखा? एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो बेसिकली ये तो थे म्यूरल थ्रोम्बोसिस के कॉज। इसके बाद अगर अपन देखें तो दूसरे तरह का जो थ्रोम्बोसिस होता है वो होता है ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस। म्यूरल के बाद कौन सा थ्रोम्बोसिस होता है? तो होता है ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस। पिछली वीडियो में अपन देख चुके हैं म्यूरल थ्रोम्बोसिस कहाँ देखने को मिलता है? आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। जबकि ऑक्लूसिव कहाँ होता है? तो वो होता है वीनस थ्रोम्बोसिस। ज़्यादातर जो भी थ्रोम्बोसिस होते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, मतलब लगभग हर वीनस थ्रोम्बोसिस एक तरह से ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस ही होता है। इसके साथ ही वो स्मॉल साइज आर्टरी में भी ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। इसके बाद एक और अलग इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस होता है जो होता है बेसिकली वेजिटेशंस। तो वेजिटेशंस क्या होता है? वेजिटेशंस में जो कार्डियक वॉल्व होते हैं, जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, उसके ऊपर जब थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। मतलब उसके ऊपर अपन मानते हैं थ्रोम्बोसिस की जगह उसको बोलते हैं वेजिटेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपन बहुत लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, इन्फेक्टिव
एंडोकार्डाइटिस। बेसिकली ये क्या कंडीशन होती है, तो इसमें कुछ ब्लड बॉर्न बैक्टीरियाज या फंगाई, ब्लड बॉर्न, ठीक है, बैक्टीरियाज या फंगाई, आप फंगाई बोलो फंजाई बोलो जो भी, वो या तो ऑलरेडी कुछ डैमेज्ड हार्ट वॉल्व है, जैसे कोई हार्ट वॉल्व रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ के कारण डैमेज हो गया, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ के कारण डैमेज हार्ट वॉल हो गया, या फिर कोई हेल्दी हार्ट वॉल मतलब जो कम्प्लीटली हेल्दी है, उसके ऊपर ये ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया फंजाए जाते हैं और वेजिटेशन करवा देते हैं। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन होती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो जैसे अपन ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करी, वैसे ही अगर अपन बात करें नॉर्मल, अगर अपन बात करें तो अभी तक अपन ने किसकी बात करी थी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। अब अपन बात कर रहे हैं एकदम नॉर्मल की, मतलब जिसमें क्या हो रहा है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोजेनिक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें कोई भी बेसिकली ना तो हार्ट का जो वॉल होता है वो भी हेल्दी होता है, उसमें तो दो चीज़ें हो सकती थी, या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का होता है या हेल्दी होता है। इसमें तो बेसिकली हार्ट का वॉल भी हेल्दी होता है और ब्लड में भी कोई खराबी नहीं होती, मतलब ब्लड में भी कोई बैक्टीरिया नहीं है। उसके बावजूद बहुत बार वेजिटेशंस आ जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोजेनिक एंडोकार्डाइटिस। एक और कंडीशन है, अपन फर्स्ट वीडियो में जो डिस्कस कर चुके हैं, अपला सिंड्रोम, याद है आपको अपला सिंड्रोम? तो उसमें अपन ने एक बात करी थी कि सेकेंडरी अपला सिंड्रोम किन पेशेंट्स में होता है, तो सेकेंडरी अपला सिंड्रोम होता है सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटस, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस। तो बेसिकली इनके केसेस में क्या होता है, 2 डिग्री सेकेंडरी अपला सिंड्रोम, है ना। तो सेकेंडरी अपला सिंड्रोम इन सिस्टमिक ल्यूपस इरिथमेटोसस के पेशेंट्स में होता है। इसमें भी बेसिकली हार्ट के ऊपर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, मतलब वॉल्व के ऊपर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी वॉल्व के ऊपर वेजिटेशंस आ जाते हैं। तो बेसिकली अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने म्यूरल थ्रोम्बोसिस देख लिए, उसके बाद अपन ने क्या देखा, तो उसके बाद अपन ने देखा जो नॉर्मल ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस था, और उसके बाद अपन ने वेजिटेशंस के बारे में भी क्लिनिकल कंडीशंस डिस्कस कर ली। इसके बाद अपन कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मॉर्फोलॉजी। जो बेसिक मॉर्फोलॉजी है क्लॉट की, वो कैसी होती है। तो अगर अपन क्लॉट की बेसिक मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बहुत सिंपल सी मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहले जो वेसल वॉल्व है, ठीक है, मान लीजिए वेसल की वॉल है, तो वेसल की वॉल के ऊपर सबसे पहली लेयर किसकी होगी, तो वेसल की वॉल के ऊपर मतलब क्लॉट की पहली लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ क्लॉट हमेशा प्लेटलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है फर्स्ट लेयर ऑफ क्लॉट, प्लेटलेट की। ठीक है, उसके बाद बेसिकली उसके ऊपर फाइब्रिन का मैशवर्क होता है, जो एक तरह से क्या बनाता है, लेमिना क्रिएट कर देता है। फाइब्रिन मैशवर्क लेमिना क्रिएट कर देता है, और बेसिकली इस लेमिना और इस प्लेटलेट की लेयर के बीच में हमारी आरबीसीज एंट्रैप्ड हुई रहती है। तो इस तरह की कुछ मॉर्फोलॉजी होती है एक नॉर्मल क्लॉट की। ठीक है, इसके बाद एक और बात अपन बात करते हैं, एक सेकंड, जिसके बारे में अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, पर पिछली वीडियो चूँकि एग्जाम स्पेशल थी तो मैंने ज़्यादा अच्छे से उसमें समझा नहीं था। बेसिकली अपन बात कर रहे हैं स्पेलिंग गलत लिख दी, ऑफ ज़हन। इनकी अगर अपन बात करें तो जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी सर्कुलेटिंग ब्लड में थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें लाइन ऑफ ज़हन बनती है। बेसिकली आर्टीरियल में तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, वीनस में उतनी प्रोमिनेंट नहीं होती पर बनती है। ये बात दिमाग में रखना कि वीनस में प्रोमिनेंट नहीं होती, नॉट प्रोमिनेंट, बट बनती ज़रूर है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना कि आर्टीरियल में तो अच्छी खासी प्रोमिनेंट होती है, वीनस में प्रोमिनेंट नहीं होती पर बनती ज़रूर है। और लाइन ऑफ ज़हन क्या होती है, तो बेसिकली लाइन ऑफ ज़हन होती है एक प्लेटलेट की लेयर वाइट कलर की, उसके बाद एक आरबीसी की लेयर, किस कलर की, रेड कलर की, एंट्रैप्ड आरबीसीज, फिर वाइट कलर की लेयर, फिर रेड कलर की लेयर। तो एक तरह से ये ऑल्टर्ड लाइन बनती है, इनको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ ज़हन। किस में बहुत अच्छी होती है, आर्टीरियल ऑक्लूजन में बहुत अच्छी होती है। वीनस ऑक्लूजन, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस,
आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में बहुत अच्छी होती है। वीनस थ्रोम्बोसिस की बात करें तो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं होती पर बनती ज़रूर है। लेकिन जो पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस हो रहा है, पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस यानी वो बहते हुए ब्लड के कारण थोड़ी हो रहा है, वो तो स्टेगनेंट ब्लड में हो रहा है, अपन पहली वीडियो में डिस्कस किया था। तो जो स्टेगनेंट ब्लड में हो रहा है पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस, उसमें लाइन ऑफ ज़हन नहीं बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किन में लाइन ऑफ ज़हन नहीं बनती है, तो वो नहीं बनती पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस में। तो बेसिकली अपन ने थ्रोम्बस की थोड़ी मॉर्फोलॉजी की भी बात कर ली। अब अपन अगली क्लिनिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपन थोड़ा बहुत पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किस बारे में अपन बात कर रहे हैं? एंटी मॉर्टम वीनस थ्रोम्बाई और पोस्ट मॉर्टम वीनस थ्रोम्बाई के बीच में डिफरेंस। बेसिकली अपन को जब भी अपन फॉरेंसिक पैथोलॉजी में बात करते हैं कि ये जो थ्रोम्बोसिस हुआ है ये मरने से पहले हुआ था या मरने के बाद, ये डेथ कॉज जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली जब अपन बात करते हैं तो इसमें अपन के कुछ डिफरेंस है, मरने से पहले जो थ्रोम्बोसिस होता है उसमें और मरने के बाद जो थ्रोम्बोसिस होता है। बेसिकली मरने के बाद तो क्या होता है, मरने के बाद कोई एक तरह का थ्रोम्बोसिस नहीं है। आप बहुत स्पेसिफिक बात समझो, मरने के बाद थ्रोम्बोसिस नहीं है, मरने के बाद तो केवल ग्रेविटी के कारण ब्लड का फ्रैक्शनलाइजेशन हो जाता है। नीचे तो आ जाती है आरबीसीज और ऊपर रह जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो अब ये तो था पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस। तो अगर अपन बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंटीमॉर्टम थ्रोम्बोसिस जितने भी होते हैं वो फर्मली अटैच होते हैं वेसल वॉल्व के, है ना। फिर वो भले बाद में एम्बोलिज्म के फॉर्म में चले जाए, वो उसका फेट हुआ, पर थ्रोम्बोसिस तो अटैच होएगा वेसल वॉल के। लेकिन पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस कभी भी वेसल वॉल के अटैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो केवल ग्रेविटी के कारण ब्लड का फ्रैक्शनलाइजेशन हो रहा है, कोई भी अटैचमेंट नहीं हो रहा है किसी भी पैथोलॉजी के कारण। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो वो जो एंटीमॉर्टम यानी मरने से पहले का जो थ्रोम्बोसिस था वो वस्कुलर काउंटर से में फिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कुछ भी शेप होगा। लेकिन मरने के बाद जो है वो तो शेप ऑफ वेसल ही लेगा। ठीक है, एक तरह से ये वही बात हो गई कि अपन ने अगर ग्लास में पानी डाला तो ग्लास का ही शेप लेगा। मरने के बाद जैसा वेसल में जैसी वेसल है उसी वेसल के हिसाब से मरने के बाद आपका क्या हो रहा है, पोस्टमॉर्टम वीनस थ्रोम्बाई, केवल ग्रेविटी के कारण हो रहा है, कोई भी पैथोलॉजी नहीं हो रही है इसमें। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क एंड वाइट लाइंस देखने को मिलती है, जिनको अपन लाइंस ऑफ ज़ैन बोलते हैं, जबकि यहाँ पे लाइंस ऑफ ज़ैन नहीं देखने को मिलती है। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। लाइंस ऑफ ज़ैन की जगह यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ करंट जेली और चिकन फैट जैसा, बेसिकली यहाँ पे करंट जेली और चिकन फैट जैसा टेक्सचर देखने को मिलता है। क्या बात हुई, ये बात इतनी सी है कि देखो बेसिकली नीचे क्या हो रहा है, तो देखो ये मान लीजिए आपकी वेसल है। ठीक है, अब इसमें ग्रेविटी के कारण, एक सेकंड में दूसरी तरह से बनाता हूँ वेसल को। ये मान लीजिए वेसल है, अब इसमें ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, इसमें ग्रेविटी के कारण नीचे तो आपकी आरबीसीज है ना, नीचे आपकी आरबीसीज हो जाती है इकट्ठा। ये एक करंट जेली लाइक अपीयरेंस देती है। ठीक है, और इसके ऊपर होता है आपका जितना भी प्लाज्मा का पोर्शन है, सेलुलर फ्री प्लाज्मा पोर्शन, ये कैसा अपीयरेंस देता है, चिकन फैट लाइक अपीयरेंस। तो इसलिए अपन इसकी बात करते हैं तो इसमें किस तरह का अपीयरेंस देखने को मिलता है, इसमें लाइंस ऑफ ज़ैन नहीं मिलती, इसमें करंट जेली और चिकन फैट लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। दो वर्ड्स आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें तो एंटीमॉर्टम थ्रोम्बोसिस के कॉज क्या था, तो वर्चोस्ट्राइड, चाहे वो स्टेसिस हो, हाइपर कोएगुलेशन हो या इंजरी टू एंडोथेलियल सेल हो। और इसका कॉज क्या था पोस्टमॉर्टम थ्रोम्बोसिस का, तो इसका कॉज था स्टेगनेंट ब्लड। ठीक है, स्टेगनेंट ब्लड में फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ ब्लड हो रहा है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली ये अपन ने क्या देखा, एंटीमॉर्टम वीनस थ्रोम्बाई और पोस्टमॉर्टम वीनस थ्रोम्बाई के बीच के अंतर को अपन ने जाना। इसके बाद अपन लास्ट चीज़ देख रहे हैं, इसके बाद साथ में थ्रोम्बोसिस कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, सब कुछ हो गया। अब थ्रोम्बस का लास्ट में फेट क्या है, उस थ्रोम्बस का क्या होगा, तो उस थ्रोम्बस की बेसिकली 5 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ उस थ्रोम्बस का क्या होगा, उस थ्रोम्बस का हो सकता है डिसोल्यूशन। वो थ्रोम्बस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा या कंप्लीटली टूट जाएगा। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रीसेंट थ्रोम्बस, जो फ्रेश थ्रोम्बस होते हैं ना, वो तो डिसॉल्व आराम से हो जाता है, बट जितना ज़्यादा ओल्ड थ्रोम्बस होगा उतना एक्सटेंसिव उसके अंदर फाइब्रिन मैश वर्क होगा। जितना ज़्यादा ओल्ड है उतना एक्सटेंसिव उसमें फाइब्रिन मैश वर्क है, और जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव फाइब्रिन मैश वर्क उतना मुश्किल उसका डिसोल्यूशन। इसलिए ओल्ड जो भी होते हैं थ्रोम्बस उनका डिसोल्यूशन नहीं हो पाता है।
क्लिनिकली अपन लिंक करते हैं इसको, क्लिनिकल बात जोड़ते हैं इससे। तो देखो मान लीजिए कोई आपके पास अपने पास आता है कोरोनरी आर्टरी के थ्रोम्बोसिस का पेशेंट, है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए अपन फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का यूज़ लेते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक, का स्पेलिंग आप मान लीजिएगा, मेरा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, ये गलत लिख दी मैंने, ठीक है। तो फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का अपन यूज़ लेते हैं, जैसे कि एक एजेंट होता है TPA। बट इतना आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है कि इसका यूज़ जब तक फ्रेश थ्रोम्बा है तब तक ही होगा। उसके बाद जितना ओल्ड हो रहा है थ्रोम्बा है, ये यूज़ कितना ही लो मतलब इफ़ेक्ट नहीं करता। 1 से 2 घंटों तक के बीच में अपन ने ले लिया तब तक तो फिर भी ये सही है, उसके बाद ये कम इफेक्टिव रहता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। तो पहली चीज़ तो क्या हो सकती है थ्रोम्बाई का, पहली चीज़ हो सकती है थ्रोम्बाई का डिसोल्यूशन। दूसरी चीज़ हो सकती है थ्रोम्बाई का प्रोपोगेशन मतलब उसके साथ प्लेटलेट जुड़ती जा रही है और थ्रोम्बाई बड़ा होता जा रहा है। मतलब एक स्टेट ऐसी भी आ सकती है कि जो आपका म्यूरल थ्रोम्बाई था वो आपका ऑक्लूसिव थ्रोम्बाई में भी कन्वर्ट हो सकता है, इतना प्रोपोगेट हो सकता है। अगर अपन इसकी बात करें तो अपन ऑलरेडी आर्टीरियल सेकंड पार्ट में देख चुके हैं कि आर्टीरियल तो एंटीग्रेड डायरेक्शन में करते हैं, जबकि आर्टीरियल तो रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में करते हैं, आर्टीरियल रिट्रोग्रेड डायरेक्शन में करते हैं, रिट्रोग्रेड डायरेक्शन ही अवे फ्रॉम हार्ट, और वीनस एंटीग्रेड डायरेक्शन में करते हैं यानी टूवर्ड्स द हार्ट। ये बात दिमाग में रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एम्बोलाइजेशन बेसिकली क्या है, तो एम्बोलाइजेशन क्या होता है, एम्बोलस जब भी कोई थ्रोम्बाई से डिटैच्ड हो जाता है कुछ पोर्शन तो वो जाके कहीं एम्बोलस बनाता है ना। यही होता है अंतर एम्बोलस और थ्रोम्बस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपन एम्बोलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो जो आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन है वो तो क्या करता है, यहाँ पे आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन सिस्टमिक डाउनस्ट्रीमिंग इन्फेक्शन करवाता है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम इन्फेक्शन करवाता है। अपन एम्बोलिज्म में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जबकि वीनस एम्बोलिज्म क्या करवाता है, तो बेसिकली वीनस एम्बोलिज्म करवाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वीनस थ्रोम्बोसिस करवाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। और स्पेसिफिकली कौन से वीनस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण जो होते हैं, DVT ऑफ लेग, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ लेग, वो तो 90% कॉज होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, ये बात याद है ना। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं और उस एम्बुलस का क्या हो सकता है, तो उस एम्बुलस का हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो बेसिकली थ्रोम्बस का क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेसिकली वहाँ पे कुछ फाइब्रोब्लास्ट, कुछ एंडोथीलियल सेल्स और क्या हो सकते हैं, कुछ स्मूथ मसल सेल्स ग्रो हो जाएंगे और वो बेसिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगा। थ्रोम्बस बेसिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उसी वेसल वॉल में थ्रोम्बस ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के बाद वहाँ पे होएगा अपन को कैनलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिससे वापस ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली ऐसा कुछ था थ्रोम्बस। अब क्या हुआ, यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स वापस ग्रो हो गए। मान लीजिए ये जो रेड कलर के है ना, ये है आपके एंडोथीलियल सेल्स। ये येलो वाला थ्रोम्बस था, अब ये पुराना वाला येलो मत देखना, आपके वाले इसी येलो को देखना। थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, अगर इसका डिसोल्यूशन नहीं होता तो ये एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पे ग्रो हो गए, ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पे ग्रो हो गए और उसके बाद क्या हो गया आपको मतलब बस ये वेसल कुल मिला के इस तरह की वेसल हो गई, ठीक है। जो मेरी ये लाइन है ना, बस ये इतनी वेसल बची। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है, या फिर एक और चीज़ देखने को मिलती है। मान लीजिए ये तो अपन ने कौन सा लिया, म्यूरल थ्रोम्बोसिस का। अगर अपन ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस की बात करें, ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस की, तो इस तरह का कुछ थ्रोम्बस बन गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अपन ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कैनलाइजेशन भी हो जाता है, मतलब कुछ कैनाल्स बन जाती है जिनमें से ब्लड फ्लो आराम से हो सकता है, ठीक है। तो कैनलाइजेशन हो जाता है और नॉर्मल ब्लड फ्लो वापस आ जाता है। कंप्लीटली नॉर्मल तो नहीं होता बट काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी हो सकता है। और लास्ट क्या हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया कंडीशंस, उसमें क्या होगा कि जब भी उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो थ्रोम्बस का सेंटर है ना, उसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है, एंजाइमेटिक डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। काफ़ी रेयर कंडीशन है, बट इतना दिमाग में रखना कि माइकोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है बैक्टीरिया में। इसमें क्या होता है, जो सेंटर है आपके थ्रोम्बस का सेंटर है, उसके सेंटर का
एंजाइमेटिक डीजनरेशन होना लग जाता है। अब ये एंजाइमेटिक डीजनरेशन में एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं, तो बेसिकली जो थ्रोम्बस में ट्रैप्ड हुए हुए ल्यूकोसाइट्स है ना, ये मान लीजिए कोई थ्रोम्बस है, उसमें ट्रैप्ड हुए हुए जो भी ल्यूकोसाइट्स है ना, इन ल्यूकोसाइट के एंजाइम ही माइकोटिक एन्यूरिज्म करवाते हैं। किन कंडीशन में करवाते हैं, तो बैक्टीरिया में करवाते हैं। काफ़ी रेयर कंडीशन है, बट ये बहुत मतलब देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली फेट था। थ्रोम्बस का क्या क्या हो सकता है, डिजोल्व हो जाएगा, प्रोपोगेट होएगा, एम्बोलाइज हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो जाए, या काफ़ी रेयर कंडीशन में माइकोटिक एन्यूरिज्म देखने को मिले। इसके साथ थ्रोम्बोसिस अपना कंप्लीट होता है जनरल